तो जैसा कि आज हमें जो प्रायद्वीप पठारों को पढ़ना था और कल जो थे हम समतल भूमि या मैदानी क्षेत्रों का जो विस्तार है, जो उनका निर्माण है, उनके महत्व को हमने कल पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम प्रायद्वीप पठारों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका महत्व क्या है, विस्तार कैसे हुआ। इससे संबंधित जो चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो आपका वीडियो है ये पार्ट 4 है। अब तक हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप उन पार्टों को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पठारों को पढ़ते हैं, लेकिन पठारों को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि पठार होता क्या है। देखिए दोस्तों, पठार जो होता है वो कुछ इस तरीके से उठा हुआ एक भाग होता है, उसको पठार कहते हैं। आपको अब तो समझ नहीं आ रहा कि उठा हुआ भाग को पठार कहते हैं। इस तरह की आकृति देख रहा है तो समझ में आ रहा है कि ये पर्वत है। पठार जो होता है ये भी उठा हुआ रहता है, लेकिन उसके जो सतह होता है, ऊपरा भाग, वो ऐसा सपाट होता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो अधिकतम 4000 मीटर होती है। जैसे कि अगर आप तिब्बत का पठार लें तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 4000 मीटर तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। जबकि भारतीय पठारों की बात कर ले तो उनकी ऊंचाई 2500 मीटर, 3000 मीटर, 3500 मीटर इसके आसपास आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो पठार होते हैं इनकी ऊंचाई 4000 मीटर तक अधिकतम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और कुछ इस तरह की आकृति इनका छत जो होती है इस तरह से सपाट होती है, इसको हम पठार कहते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि कुछ ऐसे ये पठार देखने को मिलता है। अब ये पठार मिलता कहाँ पर? तो ये जो पठार होता है ये दक्कन के क्षेत्र में, यानी जो साउथ इंडिया का जो भाग है, या मैं मैप बना कर बताऊं, ये जो हमारा भाग है, ये जो हमारा भाग है भारत है, ये तो ये वाला जो क्षेत्र है इधर आपका करते हुए, ये वाला जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपको जो सतह है वो समतल नहीं देखने को मिलेगा। ये मैदानी क्षेत्र नहीं है, ये कैसे क्षेत्र है? ये पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर आपको ऊंचे हुए आपको इस तरह से पठार देखने को मिलेगा। आपको हो सकता है शंकुनुमा आकार का पठार देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ की जो ऊंचाई होगी आपको 2500 मीटर, 2000 मीटर आपको जो है इस तरह से उठे हुए आपको पठार देखने को मिलेंगे। अभी जैसा मैंने कहा कि जो पठार होते हैं इस तरह से मेज की आकृति की तरह होते हैं पठार। अब कुछ बच्चे ऐसे जो साउथ इंडिया गए, घूमने गए, वो कहते हैं नहीं, हमको तो जो पठार मिलता है वो इस तरीके से शंकुनुमा आकार का होता है। उनकी ऊंचाई तो ज़्यादा तो नहीं होती है, 1200, 1500, 2000 मीटर उनकी ऊंचाई होती है, लेकिन इस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे? तो देखिए, जो ये पठार हैं ये बहुत पुराने पठार है। जब गोंडवाना लैंड का जब निर्माण हुआ था, या जब पैंथालासा से गोंडवाना टूटा था, पैंथालासा जब 2 भागों में, अंगारा और गोंडवाना में टूटा था, तभी इन पठारों का इन क्षेत्रों में उत्पत्ति हुआ था। तो ये जो पठार थे उस समय जब बने थे तो इसी तरह से ही पठार थे, लेकिन धूप की वजह से, वर्षा की वजह से, हवाओं की वजह से, अपर्दन से, अपक्षय से ये पठारों का जो संरचना है, जो आकृति है वो बदलती चली गई। जैसा आप एग्जाम्पल तौर पे आप देखें, यदि कभी बारिश होता है तो मिट्टी बहती है, और आप सोचिए कि ये जो चट्टान है, ये चट्टान ऐसा है जो हजारों साल से, लाखों साल से, करोड़ों साल से, मैं कह लूँ करोड़ों साल से इस पे धूप हो रहा है, इसको ठंड लग रहा है, इस पे बारिश हो रहा है, हवा लग रहा है। अब जरा आप सोचिए, यदि आप लोहे का आप देखें तो लोहा कैसा होता है कि लोहे का जब गर्मा तो पिघलने लगता है, जब उसको ठंड लगता है तो सिकुड़ने लगता है। तो अब सोचिए जो ये चट्टान है जिस पर धूप पड़ता है तो ये फैलने लगता है। जब थोड़ा सा नॉर्मल मौसम आता है तो सिकुड़ता है, धूप आया फिर फैला, ठंडा है सिकुड़ा, धूप आया फैला। तो फैलाव सिकुड़ा, फैलाया सिकुड़ा, फैलाया सिकुड़ा की वजह से इसके अंदर के जो चट्टाने होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो धीरे धीरे नरम हो जाते हैं
और ये टूटने लगते हैं। फिर उसके बाद लगातार करोड़ों साल से वर्षा हो रही है, वर्षा के बूंदे इस पर गिर रही हैं, तो धीरे धीरे इसको काट रही हैं, धीरे धीरे इसको काट रही हैं। फिर यहाँ से बहुत सारी नदियां भी निकली, बहुत सारे पानी इसके ऊपर से बह के जा रहे हैं, बारिश हो रहा है, तो धीरे धीरे इस तरह से ऐसे धीरे 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 ऐसा कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है। और यह हजारों लाखों साल से या कहें करोड़ साल से ऐसा कटता हुआ जा रहा है, बारिश से, धूप से, गर्मी से, हर तरीके से करता है। करते करते क्या हुआ, इसकी जो आकृति थी कुछ इस तरीके से हो गई। अब ये कैसा हो गया, अब ये इस तरीके से एक त्रिभुजाकार का ये हो गया। अब ये कैसा हो गया, ये एक त्रिभुजाकार का ये ऐसा हो गया। अब इसकी आकृति कैसे होगी, एक त्रिभुजाकार हो गई। तो आपको साउथ इंडिया में इस तरह के त्रिभुजाकार आपको देखने को मिल सकता है, ये पठार होते हैं। पठार क्या होगा वो तो मैंने बता दिया। अब इन पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई उसको समझ लेते हैं। पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई उसको समझ लेते हैं। और इसको समझने के लिए फिर हम उसी पाते हैं कि किस तरीके से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, महाद्वीपों का कैसे विखंडन हुआ, उसको फिर एक संक्षिप्त में बताते हुए, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका, एक ही चीज़ को बार बार बताकर कोई उसका महत्व नहीं है, इस वजह से एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताएंगे। जैसा मैंने बताया कि वैगनर थे, अल्फ्रेड वैगनर थे, जिनका कहना है कि ये जो पृथ्वी पर जो वर्तमान आप 7 महाद्वीप देख रहे हो, 5 महासागर देख रहे हो, आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व सारे सारे महाद्वीप, सारे सारे महासागर एक थे। यानी आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व पहले ये हमारी पृथ्वी थी। ठीक है, मैं दूसरा पेन का कलर ले लूं। ये हमारी क्या थी, पृथ्वी थी, और ये हमारा क्या, ये महाद्वीप था, ये महाद्वीप था। और बाद में क्या हुआ, ये जो महाद्वीप था, ये महाद्वीप था, इस महाद्वीप को उन्होंने पैंथालासा कहा, पैंथालासा कहा। पैंथा का मतलब होता है संपूर्ण, पैंथा का मतलब होता है संपूर्ण, इसको पैंथालासा कहा, जो एक महाद्वीप था। और इसको जो है, सॉरी पैंथालासा ने इसको पेंजिया कहा, उन्होंने इसको उन्होंने क्या किया, पेंजिया कहा, पेंजिया कहा। जो महाद्वीप था और जो महासागर था इसको उन्होंने पैंथालासा कहा। पैंथालासा का यहाँ पैंथा का भी मतलब हुआ संपूर्ण, यानी संपूर्ण महाद्वीप और संपूर्ण जल उन्होंने कहा। किसने कहा, अल्फ्रेड वैगनर ने। बाद में उन्होंने कहा कि ये जो था एक महाद्वीप था जिसको पेंजिया कहा, एक महासागर था जिसको पैंथालासा कहा। बाद में ये टूटकर 2 भागों में बट गया, बाद में टूटकर क्या 2 भागों में ये ऐसा बट गया। इसको ऊपरी वाले भाग को उन्होंने अंगारा कहा, अंगारा। निचले भाग को उन्होंने गोंडवाना कहा, गोंडवाना कहा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बस संक्षिप्त में बता रहा हूँ, गोंडवाना कहा। फिर बाद में जो गोंडवाना था इसके भी कई सारे टुकड़े होते गए, और इसी गोंडवाना से हमारा भारतीय जो प्लेट है, भारतीय जो प्लेट है, उपमहाद्वीप प्लेट इसी में था। तो जब गोंडवाना टूटा इससे, अब जब सोचिए ये हमारी पृथ्वी है, इस पे जो प्लेटें जब टूट रही हैं, ये हमारी जो है पृथ्वी है, ये सारी प्लेटें मान लीजिए एक ही हैं, एक ही हैं, ये सारी प्लेटें एक ही हैं। अब ये प्लेट मान लीजिए टूट रहे हैं, क्या टूट रहे हैं, अब ये टूटकर अलग जा रहा है। जैसे ये 2 प्लेट थे, ये प्लेट है, इसके नीचे पूरा 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 ये क्या है, लावा है, मैग्मा कर लीजिए। पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा, ऊपर आया लावा, ये पूरा लावा है। अब सोचिए जब ये टूटेगा, यहाँ से टूट गया, टूट गया, और टूट के दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूर जाए। जब ये दूर जाएंगी तो क्या अंदर के जो मैग्मा है ये बाहर नहीं आएगा, बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा तो इतना जो जगह हो गया इसको भरेगा नहीं, इसको भरेगा नहीं। क्या इधर थोड़ा बहुत गिरेगा नहीं, क्या इधर थोड़ा बहुत ऐसा फैलेगा नहीं, ऐसा फैलेगा नहीं, फैलेगा कि नहीं फैलेगा, ऐसे ऊपर आएगा, ऊपर आकर ऐसा फैलेगा नहीं, ऐसा फैलेगा नहीं। अब जब ये फैलेगा इधर, तो इधर क्या अपेक्षाकृत थोड़ा सा ऊंचा हो गया, यहाँ पर ऊंचाई नहीं है, यहाँ पर ऊंचाई नहीं, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई हो गया, ऊंचा हो गया। अब ये ऊंचा हो गया तो कुछ इसी प्रकार जब ये पेंजिया 2 भागों में टूटा, अंगारा और गोंडवाना में जो टूटा, फिर ये टूटने लगा, और जब दूर जाने लगे तो अंदर का लावा एक तरह से बाहर आने लगा। अब जब आने लगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीजें उठी हुई देखने लगी। चीजें क्या इस तरह के ऐसे ऐसे उठने लगी, ऐसे ऐसे उठने लगी, ऐसे लावा उठने लगा, ऐसा ऐसा लावा जो अंदर आया, मैग्मा आया, वो लावा के रूप में ऐसे ऊपर आने लगा। अच्छा ऊपर आने लगा तो कुछ समय तक आता गया, आता गया।
बाद में धीरे धीरे ये सूखने लगा मतलब कठोर होने लगा, ठंडा होने लगा। अब जब ठंडा होने लगा तो इस हिस्से जहाँ से लावा आया अब तो ये बंद होने लगा, क्योंकि सूखने लगा। अब ये पूरी तरह से टाइट हो गया, अब आ नहीं सकता। अब ये जो क्षेत्र था ये भी धीरे 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 सूखने लगा, ये भी क्या हुआ, सूख गया। अब ये क्या हुआ, ये क्षेत्र क्या हो गया, पठार बन गया। अब जब सूख गया तो ये पठार हो गया, ये पठारों का इन्होंने क्या आकार ले लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, इन क्षेत्रों का निर्माण भी कुछ ऐसे ही हुआ है। इन क्षेत्रों का निर्माण भी कुछ इसी तरीके से ऐसे ही हुआ है। और जो कि इनका निर्माण किससे हुआ है, लावा से हुआ है, लावा से हुआ है। इसलिए यहाँ की जितने भी चट्टान हैं उन चट्टानों को हम अग्नेय चट्टान कहते हैं। अग्नेय चट्टान जो अग्निय से बना है, इग्निय से बना है, जो लावा से ही बना है। यहाँ का चट्टान जो भी लावा से बना है, इसलिए यहाँ के चट्टानों में कौन सा हमें चट्टान देखने को मिलता है, यहाँ के चट्टानों में हमें अग्नेय चट्टान देखने को मिलता है। यहाँ की जितनी भी चट्टान है सारी सारी चट्टाने अग्नेय चट्टान है जो लावा से बना हुआ। और बाद में धूप से, गर्मी से, ठंड से, शीत से, बारिश से इन चट्टानों का अपक्षय हुआ। गर्मी पड़ा, सिकुड़ा, ठंड पड़ा, क्या हुआ, फैला, सिकुड़ा, फैला, सिकुड़ा, फैला, टूट गया। बारिश हो रहा है, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर रही है, तो इससे क्या हुआ, वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। पता चला बारिश हुआ, उसको बहा कर ले जा रही है कहीं पर, छोटे छोटे टुकड़े करके, रेत मिट्टी कण के रूप में उसको बहा कर ले जा रही है। कहीं पर उसको गड्ढा दिखा तो वहां पर भर दी, बाद में वहां पर कोई दूसरे तरह की चट्टान बन जा रहा है, तो उसको हम रूपांतरित शैल कहेंगे कि रूपांतरण हो गया, एक पत्थर दूसरे पत्थर में चेंज हो गया। हालांकि इसको चेंज होने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, एक दो दिन की बात नहीं है। ठीक है, तो रूपांतरित शैलें मिलते हैं। यहाँ पर हमको अग्नि और रूपांतरित शैलें देखने को मिलती है। जो कि ये लावा से बना हुआ है, तो लावा से बना है, तो यहाँ पर हमें क्या काली मृदा बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, क्या काली मृदा। और ये जो काली मृदा देखने को मिलती है, ये कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, इसलिए इसको रेगर मृदा भी कहते हैं, काली मृदा भी कहते हैं, या काली कपासी मृदा भी कहते हैं, मृदा भी कहते हैं। अब बात समझिएगा, लावा से बना है इसलिए यहाँ पर काली मृदा भी पाई जाती है, कि जो काली मृदा होता है, मृदा का मतलब मिट्टी, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्यों, लावा से बना है, और जहां से जो चीज लावा से बना है वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाने की वजह से इसको काली मृदा कहते हैं। और जो काली मृदा होती है कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको काली कपासी मृदा भी कहते हैं। और काली मृदा को यानी काली मिट्टी को दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, क्या, दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब दो तीन चीजें और मैं आपको और बता दूं, दो तीन चीजें आपको और बता दूं, इसको मैं इरेज कर दूं, पहले पूरा कर दे रहा हूं। अब बताइएगा कमेंट करके आपको समझ में नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे एक बात और मैं आपको एक सूचना दे दूं आप लोगों को, देखिए जो मैं पढ़ाता हूँ इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को देता हूँ, क्या, पीडीएफ भी देता हूँ मैं आप लोगों को। इसलिए पीडीएफ के लिए कोशिश कीजिएगा कि ओमकार मौर्य जो क्लासेस, जो टेलीग्राम चैनल है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है, टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसका मैं पूरा पीडीएफ देता हूँ। आप इससे देखकर कंफ्यूजन मत कीजिए क्या पूरा लिख दिया, इसको मैं काट दे रहा हूँ, कुछ नहीं है, वो चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि लिखने में समय आता है इसलिए मैं चीज़ों को लिख देता हूँ। लेकिन पीडीएफ में आपको जो मिले उसमें बकायदा डायग्राम, फ्लो चार्ट, चित्र सब मिलता है, उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, नाम यही है, ओमकार मौर्य क्लास। अब देखिए यह जो हमारा भारत है, यह हमारा भारत है, ये थोड़ा सा ज्यादा इधर हो गया, यह हमारा भारत है। ठीक है, अब जो कि भारत है, तो मैंने क्या कहा कि जो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये क्या, ये पठारी क्षेत्र है, क्या है, पठारी क्षेत्र। क्षेत्र जो पठार है इसको हमने दो भागों में बांटा है,
कितने भागों में बांटा है? हमने इसको दो भागों में हमने इसको बांटा है, दो भागों में। कौन सा? ये वाला जो यहाँ से जो आपका नर्मदा नदी है, यहाँ से लेकर ये जो ऊपरा वाला भाग है, जो नर्मदा नदी से जो ऊपरा वाला भाग है, ऊपरा वाला ये भाग है, इसको हमने कहा है मध्य उच्च भूमि। इसको हमने कहा है मध्य उच्च भूमि का पठार। आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि का पठार। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं मध्य उच्च भूमि का पठार। इस बात को बोलते हैं मध्य उच्च भूमि का पठार। और एक बात जान लीजिए, जो मध्य उच्च भूमि का जो पठार है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब कैसे? इधर पठार है, थोड़ा सा इधर देखने को मिल रहा है, ये कैसे? ये बीच का हिस्सा किधर गया? तो जो बीच का जो हिस्सा है, ये जो बीच का जो हिस्सा है ना, ये नदियां जब निकली तो इन्होंने अपर्दन कर दिया। अरे एक तरह से भ्रंश की वजह से। कैसा होता है कि भ्रंश क्या होता है, जैसे मान लिए ये जमीन है, ये जमीन है, किसी कारणवश मान ली दबाव पड़ा, ऊपर का कुछ हिस्सा क्या हुआ, ये धस गई, ये ऐसा धस गई, ऐसा ये धस गई, और साइड साइड का उठा रह गया। तो साइड साइड का उठा रह गया, साइड साइड का उठा रह गया, तो ये जो उठा रह गया तो आपका पठारी ये भी था, ये भी था, पठारी ये भी था, लेकिन धस गया तो अब ये मैदान बन गया। ये आपका क्या मैदान बन गया। लेकिन ये उठा रहा है, ये उठा तो पठार रहा है, तो यहाँ पर भ्रंश घाटी बन गया, जिस वजह से यहाँ पर आपको मैदान दिखने को मिलता है। ये बांग्लादेश का क्षेत्र है ना, ये वाला, ये बांग्लादेश का क्षेत्र, ये तो हमारा भारत का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैदान दिखने मिलता है। लेकिन आप जब इधर जाएंगे तो इधर भी आपको थोड़ा बहुत क्या पठारी क्षेत्र मिलेगा, जिसमें आपको जिसको पठारी जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और जो आपको यहाँ पर ये जो पठारी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, पठारी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं मेघालय कार्बी एलोंग का पठार। इसको तीन नाम जानते हैं। कुछ लोग इसको मेघालय का पठार करते हैं, कुछ लोग कार्बी एलोंग का पठार करते हैं, कुछ लोग इसको और नाम से उत्तर कचार का क्या पहाड़ी कहते हैं। तो तीन नाम से मेघालय का पठार, कार्बी एलोंग का पठार और उत्तर कचार पहाड़ी कहते हैं। इन तीन नामों से जाना जाता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले से ये पर्वत है, यहाँ पर पर्वत भी आपको, ये वाला क्षेत्र इतना आपको पर्वत देखने को मिलेगा, ये वाला इतना क्षेत्र आपको पर्वत देखने को मिलेगा, जबकि ये वाला जो क्षेत्र है आपको पठार देखने को मिलेगा, जिसको मेघालय का पठार या कुछ लोग और दो नामों से जानते हैं। मेघालय का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि मेघालय में पाया जाता है। और कुछ लोग इसको कार्बी एलोंग का पठार, कुछ लोग उत्तर कचार का पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। और जो मेघालय के पठार में है, यहाँ पर तीन जनजातियां आपको देखने मिलती है, गारो, खासी, जयंतिया। क्या? गारो, खासी, जयंतिया देखने मिलती है। गारो, खासी, अब ये खासी आने वाली खासी आने वाली नहीं, वो खासी नहीं, जनजातियां हैं। गारो, खासी, जयंतिया, 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 गारो, खासी, जयंतिया, ये महिला प्रधान जनजाति है। महिला प्रधान समझते हैं? यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है महिलाओं को, और यहाँ पर शादी होने पर जो है लड़का ससुराल जाता है, लड़की नहीं जाती है, क्योंकि महिला प्रधान ये समुदाय है, जनजातियां, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। तो ये मध्य उच्च भूमि का रहा। अब देखिए मध्य उच्च भूमि का जो ये क्षेत्र है, मैं इसको इरेज कर दूं इतना, इसको फिर मैं इसको ड्रॉ कर दूं। ये देखिए भारत है अपना। तो जो मध्य उच्च भूमि का ये पठार है, तो मध्य उच्च भूमि के पठार के बारे में जान लिया। जो मध्य उच्च भूमि का जो पूर्वी विस्तार है, जो पूर्वी विस्तार है, यहाँ पर छोटा नागपुर तक है तो मेघालय में भी कुछ इसका हिस्सा, कुछ इसका हिस्सा मेघालय में भी है। देखिए ये इसका कुछ हिस्सा यहाँ मेघालय में भी है, और बाकी ये जो हिस्सा रहा ये इतना, ये आपका पर्वत है, और ये क्या पठार है इतना। तो इसका पूर्वी विस्तार ये नागपुर के पठार तक माना जाता है, छोटा नागपुर के पठार तक इसका माना जाता है, पूर्वी विस्तार इसका माना जाता है। दूसरा, ये जो है पश्चिम में चौड़ा है, यानी जो पश्चिम का इलाका है, देखिए ये चौड़ा है, ये पश्चिम है ना, तो यहाँ देखिए कितना चौड़ा है, ये चौड़ा है। जबकि ये पूर्व में क्या है, संकीर्ण है। पूरब में क्या है, ये बहुत पतला, देखिए पूरब में कितना पतला हो गया, इतना सा हो गया, पूरब में ऐसा पतला हो गया, पूरब में पतला हो गया, लेकिन पश्चिम में चौड़ा है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। और देखिए, और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये इतना चीजों मध्य उच्च भूमि के बारे में जान
लीजिए और जान लीजिए यहाँ पर महादेव, कैमूर और मैकाल की, ये तो दक्कन पठार में आ जाता है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और कुछ चीजें हैं, बस इतना चीजें हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए मिटाकर नीचे का जो पठार है इसको जान लेते हैं। तो पहला रहा, जैसे मैंने कहा ना कि पठारों को 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। इसको मध्य उच्च भूमि का पठार, फिर नीचे वाला ये जो हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा आता है, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार, इसको बोलते हैं दक्कन का, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। अब ये जो दक्कन का ये वाला जो पठार है, ये त्रिभुजाकार का, ये त्रिभुजाकार का, ये ऐसा कर ले, ऐसा त्रिभुज बनाए, ये त्रिभुजाकार का, ये क्या पठार है, त्रिभुजाकार का पठार है। अब इसके बारे में जान लीजिए, जो त्रिभुजाकार का जो दक्कन का जो पठार है, पठार दक्कन का पठार है, यहाँ पर महादेव, कैमूर और मैकाल क्या क्या होते हैं, पठारी श्रेणियां या पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। पर्वत श्रेणियां आमतौर पर सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पाई जाती है, जो कि पठारी है, लेकिन इसको हम पर्वत चोटी आमतौर पे कहते हैं, ठीक है। तो महादेव हुआ, कैमूर हुआ, मैकाल आमतौर पे यहाँ पर पाया जाता है। एक बात और जान लीजिए, एक बात और जान लीजिए कि ये जो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। और ये जो मध्य उच्च भूमि का जो पठार है, इसमें थोड़ा एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये जो नदियां हैं, ये 4 नदियां प्रमुख रूप से मध्य उच्च भूमि में आपको देखने को मिलता है, मध्य उच्च भूमि में आपको देखने को मिलता है। जबकि ये जो आपका दक्कन का, ये आपका जो दक्कन का पठार है, यहाँ पर सिंधु ने कावेरी, कावेरी नदी हो गई, कृष्णा हो गए, गोदावरी, आपको ये जो नदी आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर देखने मिलता है। तो कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये नदियां जो है आपको दक्कन के पठार में आपको देखने को मिलता है। तो पठारों के बारे में ओवरऑल यही चीजें थी, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो चीजें मैं पठारों के बारे में पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो जो पार्ट 5 होगा, उस पार्ट 5 में हम यहाँ पर जो हमारे ये थार का जो मरुस्थल है ना, रेगिस्तान, ये जो हमारा रेगिस्तान है इलाका, कुछ पाकिस्तान के पास भी है, कुछ भारत का, इस रेगिस्तान को पढ़ेंगे। और जो हमारे तटीय मैदान है, जो घाट है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और हो सकता है कि कल के वीडियो में शायद हो सकता है हम द्वीप समूहों के बारे में पढ़ लें, और इसके साथ हो सकता है कि पार्ट 5 में या एक पार्ट में या 2 पार्ट में आपका ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं फिर कहता हूँ, पीडीएफ के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।